So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Motion 678. So बच्चा बाटी, आप लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे, स्पेशली क्लास 7 स्टूडेंट्स, कि भैया क्लास 7th न्यू एसएसटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो बना दीजिए। सो आज आपको चैनल के ऊपर ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके गौतम भैया आपको कंप्लीट ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार रहने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स का, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो देखिए बच्चा, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर आपने और मैंने मिलकर के मौर्यास के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका द ग्रेट, इन सब लोगों को देखा था। अब होता क्या है कि जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, खास तौर पर अशोका द ग्रेट की डेथ के बाद, हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर 50 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया, और अशोका की डेथ के 50-60 साल के अंदर अंदर ही 50-60 इयर्स के अंदर ही हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिला। हुआ क्या कि मौर्यन एम्पायर के अंदर जो उनका सेनापति था, जो मिलिट्री कमांडर था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, वही क्या करता है, लास्ट मौर्यन एम्परर को मार करके पूरी आर्मी के सामने पावर को अपने हाथ में ले लेता है। हम देखते हैं कि मौर्याज इस टाइम तक आते आते काफी ज्यादा वीक, काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। वो अशोका के टाइम पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बट इस टाइम तक आते आते देवर लाइक कि अब भैया हमसे नहीं होगा। तो पुष्यमित्र शुंग इस मौके का फायदा उठा करके यहां पर क्या करते हैं, खुद पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो इस टाइम पर जो भी एरिया मौर्यास के कंट्रोल में था, आप जानते हो कि भैया जब मौर्यास के कंट्रोल की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भारत इनके कंट्रोल में था। अगर प्रेजेंट डे की हम बात करें तो सिर्फ साउथ इंडिया के कुछ हिस्से को छोड़ दें तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान से लेकर के डीप साउथ कर्नाटका तक लगभग इनका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो उनकी जगह पर नए नए किंगडम्स हमें एमर्ज होते हुए आते हुए देखने को मिले कि भैया अब मौर्याज नहीं है, उनकी जगह कोई और तो होगा ना। वहीं पर हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, यानी कि आज का जो हमारा पाकिस्तान हो गया, बेसिकली हमारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा ही है, हाँ। तो जो पाकिस्तान वाला रीजन हो गया या अफगानिस्तान बॉर्डर वाला रीजन हो गया, इस एरिया तक पहले मौर्यास का कंट्रोल था, मौर्यास का रूल था। बट धीरे धीरे विद द टाइम जब यहां पर मौर्यास का कंट्रोल कमजोर होने लगा तो ये रीजन काफी ज्यादा वीक हो गया। अब हम देखते हैं कि यहां से काफी ज्यादा लोग भारत की तरफ आने लगे, इन्वेडर्स, कॉन्करर्स हमें आते हुए देखने को मिले, जिनको इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और इस वजह से हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन्स में भारत के अंदर, अलग अलग एरियाज के अंदर जो किंगडम्स थे, जो राजा महाराजा थे, जो सम्राट थे, वो आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे और लगातार बाउंड्रीज हमें बदलती हुई, चेंज होती हुई देखने को मिली। कभी किसी एरिया पर किसी का कंट्रोल हो जाता था तो कभी किसी एरिया पर किसी का कंट्रोल हो जाता था, और इन सब चीजों ने जो भारत के लोग थे, भारत की जनता थी बच्चा, उसके लाइफ को भी बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट करा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अब आप खुद सोचो कि अगर आपके इलाके में लड़ाइयां होती रहेंगी, अगर आपके एरिया के नेता लोग बदलते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि भैया प्रॉब्लम्स तो हम लोगों की लाइफ में भी होंगी ना। तो उसी तरीके से यहां पर भी हमें प्रॉब्लम्स वगैरह होती हुई आम लोगों की लाइफ के अंदर देखने को मिली। बट उसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं कि हमेशा लड़ाइयां ही नहीं होती थी। कई बार ये राजा महाराजा जो होते थे क्या करते थे, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी कर लेते थे, शादी ब्याह वगैरह भी कर लेते थे अपने पड़ोस के राजा से। होता है ना कि भैया चलो लड़ाई से क्या होता है, दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, इनके बेटे से शादी कर लेते हैं, इनकी बेटी से शादी कर लेते हैं। जब हमारे क्या हो जाएंगे, संबंध बन जाएंगे, फैमिली वाले काम हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये सारी चीजें भी हमें होती हुई देखने को मिली। खास तौर पर इस समय पर हमें भारत के अंदर देखने को मिला कि यहां पर काफी बड़े लेवल पर बाहर से विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनको हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे। एंड जैसे कि आप लोग अक्सर कहते रहते हैं कि भैया नोट्स का क्या, तो मैं आपको बता दूं कि आप
इस चैप्टर के और बाकी पुराने जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, इनके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको देखने को मिलेगा, वहां जाकर के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे जितने भी अवेलेबल हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स के अंदर आप अपने डाउट्स मेरे से बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। आई विल आंसर एवरी सिंगल डाउट ऑफ योर्स, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम यहां पर अगर देखें समझें तो भारत के अंदर हमें मौर्यास के बाद जो इंपॉर्टेंट डायनास्टीज देखने को मिली, उसमें कुछ डायनास्टीज तो ऐसी थी जो इंडिया की ही थी, भारत की ही थी, जैसे कि शुंग हो गए, छेदी हो गए, सातवाहन हो गए, चोल हो गए, चेर हो गए, पंड्या हो गए। वहीं कुछ डायनास्टीज ऐसी थी, कुछ किंगडम्स ऐसे थे, कुछ एम्पायर्स ऐसे बने, कुछ राजा महाराजा ऐसे थे जो बाहर से आए थे, जैसे इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मैप के ऊपर भी नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेजरली नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, इस एरिया के अंदर हमें इंडो ग्रीक्स का कंट्रोल देखने को मिलता है। आगे चल करके पूरे रीजन पे कुषाण्स का कंट्रोल देखने को मिलता है। थोड़े समय के लिए बीच में शक्स का कंट्रोल भी हमें देखने को मिलता है। देन साथ ही साथ हमारे को बेसिकली जो यूपी बिहार वाला रीजन है वहां पर शुंग्स का कंट्रोल देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। देन सातवाहनास का डेक्कन के अंदर कंट्रोल देखने को मिलता है। ओडिशा के आसपास वाले रीजन में छेदीज का कंट्रोल देखने को मिलता है। साउथ के अंदर चोल, चेर, पंड्या, इनका कंट्रोल देखने को मिलता है। और इस चैप्टर में हर एक के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। बट सबसे पहले हम बात करेंगे शुंग्स की, क्योंकि हमने क्या देखा कि भैया जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो शुंग ही वो लोग थे जिन्होंने अपनी यहां पर एम्पायर को संभालने का काम करा। सो हम देखते हैं कि जब बात आती है पुष्यमित्र शुंग की बचा, 185 बीसीई के अंदर जो पुष्यमित्र शुंग थे वो कौन थे? वो मौर्यन आर्मी के कमांडर थे। यानी कि हम देखते हैं कि जो मौर्यन रूलर थे उनकी आर्मी के कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग। और जब वो देखते हैं कि मेरा राजा कमजोर है भैया, राजा लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहा है प्रॉपरली, लगातार बाहर से इन्वेडर्स अटैक कर रहे हैं, लगातार फॉरेन अटैक्स इंडिया के अंदर एनिमीज के हो रहे हैं, भारत के लैंड पर हो रहे हैं, और राजा यहां पर प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पुष्यमित्र शुंग कमिंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, इनके पास पूरी आर्मी का सपोर्ट है। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं? जो लास्ट मौर्यन एम्परर था उसको पूरी आर्मी के सामने भैया मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, और खुद एम्परर यहां पर बन जाते हैं। हम देखते हैं कि इस टाइम तक आते आते मौर्यन एम्पायर कमजोर हो चुका था, उतना बड़ा नहीं था जितना अशोका के टाइम पर था। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे जो यूपी वाला रीजन हो गया, बिहार झारखंड वाला रीजन हो गया, थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, इन एरियाज के अंदर ही मौर्यन एम्पायर लिमिटेड हमें देखने को मिलता है। और यहां पर यानी कि नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया पर ही मौर्यास का रूल हमें मेजरली देखने को मिलता है। तो अब पुष्यमित्र शुंग यहां पर एम्पायर को संभालते हैं, और हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग भारत के अंदर पहले ब्राह्मण एम्परर बने जिन्होंने अपनी एक डायनास्टी, शुंग डायनास्टी को एस्टैब्लिश करा। साथ ही साथ बचा हम देखते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग राजा बने, एम्परर बने, महाराजाधिराज बने, तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। अब अगर आप लोगों ने रामायण देखी है तो आप लोगों को अश्वमेध यज्ञ के बारे में पता होगा कि जब प्रभु श्री राम रावण का अंत करके अयोध्या वापस आते हैं और आकर के अपना राजपाट संभालते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद प्रभु श्री राम क्या करते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अपना घोड़ा छोड़ते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो भी राजा होता था वो यज्ञ करता था, बहुत सारे संत महात्मा लोग आते थे, बहुत सारे ब्राह्मण्स आते थे, बहुत सारे साधु आते थे, आकर के यज्ञ होता था बहुत बड़े लेवल पर, और एक घोड़े को छोड़ा जाता था। कुछ इस तरीके से हमें यह देखने को मिलता है, बहुत बड़ा इवेंट होता था ये, है ना। तो घोड़े को यहां पर छोड़ा जाता था। अब जिन जिन एरियाज के अंदर ये घोड़ा जाएगा, जहां पर इसको कोई रोकेगा नहीं, इसका मतलब क्या कि वो एरिया जो है राजा के कंट्रोल में आता जा रहा है। ऐसा नहीं कि खाली घोड़ा अकेला जा रहा होता था भैया टुकड़क टुकड़क, नहीं, उसके साथ और भी लोग होते थे राजा के। तो हम देखते हैं कि जिन जिन एरियाज में ये घोड़ा जाता था इसको रोका नहीं जाता था, यानी कि वहां के जो लोकल रूलर्स है वो उस राजा की, जो ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसकी जो बेसिकली अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, हम आपके अंडर रहेंगे, आपके अंडर काम करेंगे। बट मान करके चलिए कि किसी ने इस घोड़े को रोक लिया,
किसी रूलर ने अपने एरिया से इस घोड़े को जाने से रोक लिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस राजा की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है कि भैया आ, हम देखते हैं, हम आपस में मुकाबला करते हैं। तो जब प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं तो किसी आसपास के जो छोटे मोटे लोकल रूलर्स होते हैं, राजा लोग होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं थी कि प्रभु श्री राम का जो घोड़ा था, अश्व था, उसको रोक सके। बट हम क्या देखते हैं कि छोटे से लव कुश उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लव कुश की लड़ाई होती है लक्ष्मण जी से, उसके बाद उनकी लड़ाई होती है भरत शत्रुघ्न जी से, और बाद में जब प्रभु श्री राम स्वयं आते हैं तो आकर के हैरान हो जाते हैं कि ये दो छोटे छोटे बालक कैसे मुझे और बड़े बड़े योद्धाओं को हरा चुके हैं मेरे से पहले। तब उन्हें समझ आता है कि ये कोई आम बालक नहीं है। तो हमने रामायण के अंदर अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा। जब बात आती है लव कुश की तो उस टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा इनके बारे में, देखा हम लोगों ने इनके बारे में। सिमिलरली पुष्यमित्र शुंग, और उस टाइम पर भारत के अंदर भी अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, जो भी राजा महाराजा बनते थे वो कराते थे। तो पुष्यमित्र शुंग भी अश्वमेध यज्ञ वगैरह यहां पर कराते हैं। घोड़े को छोड़ा गया उस टाइम पर भी, जिन जिन एरियाज के अंदर घोड़ा गया तो वहां पर समझ में आया कि भैया क्या है कि ये राजा की अथॉरिटी को, पुष्यमित्र शुंग की अथॉरिटी को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप मान करके चलिए कि उस टाइम पर अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब क्या होता था कि जो राजा होता था, जो महाराज होता था, वो अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करता था। एक तरीके से लोगों को ओपनली चैलेंज करता था कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो घोड़ा रोक के दिखाओ, अगर हिम्मत नहीं है तो हम तो भैया इस एरिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश मानेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये हमें होता हुआ देखने को मिलता था। हो सकता है आपके यहां से क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अश्वमेध यज्ञ, कि अश्वमेध यज्ञ इंपॉर्टेंट क्यों था। तो यही बातें आपको लिखनी है, बतानी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग यहां पर करता है, और हम देखते हैं कि भले ही जो मौर्यन एम्पायर अशोका के टाइम पर था उसके कंपैरिजन में पुष्यमित्र शुंग वाला जो एम्पायर था वो छोटा था, बट उसके बावजूद भी पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बचा, आउटसाइड इन्वेजन से एम्पायर को बचा करके रखा। ग्रीक्स के साथ इसने बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस बना करके रखे, और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा स्टेबिलिटी वगैरह बना करके रखी। बट पुष्यमित्र शुंग के बाद एम्पायर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। जो आगे चल करके रूलर्स आए, जो उसके सक्सेसर्स आए, वो एम्पायर को नहीं संभाल पाए, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके फिर यहां पर हमें और डायनास्टीज का राइज होता हुआ देखने को मिला। हम बात करते हैं जब पुष्यमित्र शुंग के टाइम की, तो देखा जाता है, माना जाता है कि दोबारा से जो वैदिक रिचुअल्स थे, वैदिक ट्रेडिशंस थे, उनको दोबारा से लाने की कोशिश करी गई। क्योंकि हम देखते हैं कि मौर्यास के समय पर भले ही सब जो उस टाइम पर रिलीजन हो रहे थे, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे वैदिक रिलीजन हो, सबको ट्रीट करा जाता था इक्वालिटी के साथ, बट उसके बावजूद भी बुद्धिज्म जो है उसको बढ़ चढ़ करके फॉलो करा जाता था। और हमने पिछली क्लास में देखा भी, पिछले चैप्टर में पढ़ा भी कि अशोका खुद बुद्धिज्म को बहुत बड़े लेवल पर फॉलो करता था। तो हम देखते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग आया तो यहां पर दोबारा से वैदिक रिचुअल्स को, ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट करने का काम हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला। बहुत बड़े लेवल पर बाकी रिलीजन्स भी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो सब भी काम चलते रहे, बट हम देखते हैं कि भैया यहां पर जो वैदिक कल्चर्स हैं उनको बढ़ाया गया। संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत इस टाइम पर हमें एक पॉपुलर लैंग्वेज के तौर पर डेवलप होती हुई देखने को मिली, और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नाम की किताब लिखी, जिसमें योगा के बारे में बताया जाता है, तो हम देखते हैं कि क्या योग सूत्र को इसी टाइम पर लिखा गया था। तो महर्षि पतंजलि जो हुए, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के समय पर ही, शुंग डायनास्टी के समय पर ही संस्कृत भाषा के अंदर द योग सूत्रा नाम की किताब लिखी, जिसमें योगा के आइडियाज के बारे में, योगा की प्रैक्टिस के बारे में, योगा की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताया। तो आप देखिए आज भी कैसे जब योगा की बात आती है तो योगा को कितने बड़े लेवल पर प्रमोट करा जाता है। कमेंट्स के अंदर हर एक बच्चा मुझे बताएगा कि इंटरनेशनल योगा डे कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, कौन से मंथ के अंदर करते हैं, हर एक बच्चा मुझे बताएगा। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि इस टाइम पर लिटरेचर के ऊपर, कल्चर के ऊपर भी यहां पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया शुंग डायनास्टी के समय पर। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बात आती है लिटरेचर के अलावा आर्ट और आर्किटेक्चर की, तो हम देखते हैं कि भैया लिटरेचर का डेवलपमेंट तो हुआ ही, बट साथ ही साथ आर्ट और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट भी हमें होता हुआ देखने को मिला। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब बात आती है तो
हमें क्या देखने को मिलता है कि कई लोग, कई हिस्टोरियंस पुष्यमित्र शुंग के ऊपर ये एक आरोप लगाते हैं, ये ब्लेम करते हैं कि भैया पुष्यमित्र शुंग ने जैनिज्म या बुद्धिज्म को प्रमोट नहीं करा, जैनिज्म और बुद्धिज्म के खिलाफ काम करा, स्पेशली बुद्धिज्म के खिलाफ काम करा। उसने सिर्फ वैदिक कल्चर को, ब्राह्मणिकल कल्चर को ही प्रमोट करने का काम करा, बट ऐसा नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो भरूच स्तूपा जो हमें देखने को मिलता है, यह मध्य प्रदेश के सातना डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है प्रेजेंट डे में। तो जो भरूच स्तूपा था, यह बेसिकली महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड था, और हम देखते हैं कि अशोका के समय पर इस स्तूपा को बनाया गया था, और आगे चल करके पुष्यमित्र शुंग खुद इस स्तूपा के आसपास जो है क्या करवाता है, रेनोवेशन का काम कराता है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर वो रेनोवेशन का काम यहां पर स्तूपा के ऊपर करा रहा है, आसपास करा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ना कि भैया उसने बुद्धिज्म को भी प्रोटेक्ट करने का काम करा, बुद्धिज्म के खिलाफ नहीं था वो, अगेंस्ट नहीं था वो। तो हमें ये एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं कि कैसे पुष्यमित्र शुंग ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी प्रमोट करा, एंड भरूच स्तूपा इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट कि भैया वो बुद्धिज्म की रिस्पेक्ट भी करता था, बुद्धिज्म के मानने वालों को भी एक तरीके से इज्जत देता था, और ये हमें देखने को यहां पर मिलता भी है विद द रेनोवेशन ऑफ द भरूच स्तूपा। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, उसके टाइम पीरियड के बारे में, किस तरीके से क्या कुछ चीजें हमें होती हुई देखने को मिली। तो यहां तक हम लोगों ने देखा शुंग डायनास्टी के बारे में। तो आप देखिए ये अलग अलग आपको जो है यहां पर स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से मूर्तियां यहां पर बनाई जाती थी पत्थरों को काट काट करके। अगर ध्यान से आप देखो तो कितना बारीकी से, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ यहां पर चीजें करी गई हैं। तो हमें पता लगता है कि भैया जब बात आ रही है आर्ट की, जब बात आ रही है आर्किटेक्चर की, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मामले में यहां पर चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिलती हैं। यस और नो, कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ। देखो क्या मस्त नेकलेस बनाया हुआ है, क्या मस्त कंघी बनाई हुई है, क्या मस्त कड़े बनाए हुए हैं, और ये स्कल्पचर्स वगैरह देखो, पोट्री वगैरह देखो कितनी प्यारी है। आज भी इस तरीके का काम, इतनी डिटेलिंग के साथ काम आपको रेयर ही देखने को मिलता है, जबकि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है। अब आप सोचो उस टाइम पर तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, हाथ से ही अपना मस्त अपना बनाते थे ये सारी चीजें। तो हम देखते हैं कि भैया आर्ट और आर्किटेक्चर में अपने आप में काफी ज्यादा चीजें यहां पर बेहतर हमें होती हुई देखने को मिलती थी। अब देखिए क्या है कि हम बात करते हैं जब शुंग्स के, तो शुंग्स के बाद, शुंग डायनास्टी के बाद हमें सातवाहन डायनास्टी का देखने को यहां पर कंट्रोल मिलता है। सातवाहन डायनास्टी की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो नॉर्दर्न इंडिया में या जो हमारा मेजरली सेंट्रल इंडिया था, वहां पर तो हमने देखा कि शुंग डायनास्टी थी। बट वहीं साथ में हम क्या देखते हैं कि हमें शुंग डायनास्टी के साउथ में 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास ही हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहां पर सातवाहन डायनास्टी देखने को मिलता है। जब सातवाहन डायनास्टी की हम बात करते हैं, यानी कि जो मॉडर्न डे गुजरात के आसपास का इलाका हो गया, मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका हो गया, महाराष्ट्र के आसपास का इलाका हो गया, यानी कि जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है, तो इस डेक्कन वाले रीजन के अंदर हम देखते हैं कि सातवाहन डायनास्टी हमें रूल करती हुई देखने को मिलती थी। सातवाहनास को आंध्रास के नाम से भी माना जाता था, इनको आंध्रास के नाम से भी जाना जाता था। और हम देखते हैं कि शुंग डायनास्टी के या शुंग एम्पायर के नेबरिंग डायनास्टीज के तौर पर ही हमें सातवाहन देखने को मिलते हैं, और इनके कई बार शुंग से लड़ाइयां भी हुई, वॉर्स भी हुए। तो सातवाहनों की और शुंग्स की आपस में लड़ाइयां वगैरह चलती रहती थी, यहां पर हमें देखने को मिलती हैं इनकी लड़ाइयां अक्सर। तो कुल मिलाकर के नेबरिंग डायनास्टीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, किंगडम्स मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि लड़ते रहते थे भैया, तो शुंग और सातवाहन भी यहां पर लड़ते थे। जब बात आती है सातवाहन डायनास्टी की, तो आप मान करके चलिए कि प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला रीजन जो है सातवाहन डायनास्टी के कंट्रोल में हमें देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि अमरावती और साथ ही साथ प्रतिष्ठान, ये इनकी इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज हुआ करती थी। साथ ही साथ सातवाहन डायनास्टी के अंदर ट्रेड, एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज यहां पर हमें दो मेन नदियां देखने को मिलती हैं। इस रीजन में आपको ऊपर की तरफ गोदावरी रिवर और नीचे की तरफ कृष्णा रिवर देखने को मिलती है। तो कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में ही सातवाहन डायनास्टी का हमें मेजर कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि हमें बताता है कि इस एरिया के अंदर ट्रेड और एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस था। साथ ही साथ हम सातवाहन डायनास्टी के क्वाइंस को अगर हम देखें, तो जब हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर खुदाई करी, एक्सकेवेशंस जब हुई, तो यहां पर बहुत सारे क्वाइंस हमें गुजरात से लेकर के आंध्र प्रदेश तक सातवाहन डायनास्टी के मिले। और उन क्वाइंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख पाते हैं कि उन क्वाइंस के ऊपर एक तरफ
शिप्स बनी हैं जो बताती हैं, दिखाती हैं कि भैया कैसे सातवाहनास के पास अपनी एक नेवी हुआ करती थी। नेवल टेक्नोलॉजी के बारे में, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता था। वो किस तरीके से मैरीटाइम यानी कि समुद्र के थ्रू व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। भाई आप खुद सोचो कि अगर वो शिप्स रखते ही ना हो, अगर वो नेवी रखते ही ना हो, तो वो क्यों उसकी फोटोज बनाएंगे अपने क्वाइंस पर? अपने क्वाइंस पर उनकी फोटो बनाने का मतलब क्या है कि भैया हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आज अगर हम भारत की बात करें तो पहले जो हमारा 2000 का नोट था उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा बेसिकली मार्स मिशन था, है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसको बनाया गया था। तो हम मार्स पे गए तभी तो हमने बनाया, पाकिस्तान की तरह थोड़ी ना कि कहीं गए हैं नहीं और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, चांद लगा करके बैठे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हम लोग गए वहां पर तभी तो हम लोगों ने वो लगाया। या आप जितनी भी इंडिया की करेंसी नोट्स उठा करके देखें तो आपको दिखेगा उस पे जो अलग अलग चीजें हम लोगों ने अपने क्वाइंस के ऊपर, अपने करेंसी नोट्स के ऊपर बनाई हुई हैं, वो हमारे भारत में एग्जिस्ट करती हैं तभी तो है। इसी तरीके से सातवाहना के क्वाइंस से भी हमें क्या पता लगता है कि ये मैरीटाइम ट्रेड करते थे, ओशंस के थ्रू ट्रेड करते थे, इनके पास प्रॉपर शिप्स वगैरह थी, नेवी वगैरह थी, तभी इन्होंने ऐसे क्वाइंस भी बनाए। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वाइंस वगैरह के ऊपर आपको बहुत बेहतर तरीके से वहां पर नेवी के बारे में, शिप्स के बारे में हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो सातवाहन पीरियड जो था बच्चा, वो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा प्रॉस्परस था। हम कहते हैं कि ट्रेड, एग्रीकल्चर इस रीजन में, खास तौर पर जो कृष्णा गोदावरी वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर ट्रेड, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और एग्रीकल्चर से ही स्टेबिलिटी वगैरह आती थी। सातवाहनास जो है क्या कर रहे थे, रोमन एम्पायर तक के साथ इनका एक प्रॉपर ट्रेड नेटवर्क, ट्रेड हमें, व्यापार हमें होता हुआ देखने को मिलता था। और व्यापार किस चीज का होता था बच्चा? तो स्पाइसेस यानी मसालों का, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों का, सैंडलवुड यानी कि चंदन का, लग्जरी आइटम्स के अंदर हम देखते हैं गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स, तो भैया मोती जो होते थे गोल्ड प्लेटेड वो बेचे जाते थे। आइवरी यानी कि जो हाथी के दांत होते हैं उनसे बनी हुई चीजें बेची जाती थी। तो ये सारी चीजें बेचा करते थे और बदले में वहां से क्या खरीदते थे हम? बदले में उनसे ग्लास और परफ्यूम्स वगैरह खरीदते थे। तो ये चीजें भी खरीदते थे। और इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं कि टोल, टैक्स, ये सारी चीजें भी रखी जाती थी। तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट होती थी यानी कि जो राजा होता था, उस राजा को एग्रीकल्चर से भी कमाई होती थी और ये जो ट्रेड हो रहा था, ये व्यापार जो हो रहा था, इस पर जो टोल चार्ज करा जा रहा था, टैक्स चार्ज करा जा रहा था, उससे भी कमाई होती थी। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब बात आती है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमें सातवाहन पीरियड के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इस टाइम पर सातवाहनास काफी ज्यादा पावरफुल थे, पीसफुल पीरियड था। तो जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही थी तो यहां पर लिटरेचर का, आर्ट और कल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पैसा होगा, अगर आपकी कंट्री में पैसा होगा, आपकी कंट्री में शांति होगी, तभी तो आप आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर पर काम करोगे। अगर आपके पास खाने को कुछ है नहीं, पैसा है नहीं, तो कैसे काम करोगे? नहीं कर सकते ना। तो सातवाहन पीरियड के अंदर इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। रोमन अंपायर के साथ ट्रेड कर रहे थे भैया, पैसा कमा रहे थे मोटा एकदम बढ़िया करके। तो क्या कर रहे थे? लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, इन चीजों पर भी साथ साथ काम करते हुए हमें ये देखने को मिले। और अगर हम देखें समझे कि सातवाहनास के पीरियड में लाइफ कैसे थी, आम लोगों का जीवन कैसे था, तो हमें देखने को मिलता है कि सातवाहन डायनास्टी के अंदर जो प्रिंस हुआ करते थे, यानी कि जो एक तरीके से राजा महाराजा बनते थे आगे चल करके, जो युवराज लोग हुआ करते थे, राजा का जो बेटा होता था, वो अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम नहीं लगाता था, वो अपनी माता का नाम लगाता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें द ग्रेटेस्ट सातवाहना किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी की, तो हम देखते हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र का मतलब क्या? क्योंकि इनकी माता जी का नाम गौतमी बलाश्री था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल क्वीन थी। और कई जगहों पर देखने को मिलता है कि गौतमी बलाश्री जी ने बहुत बड़े लेवल पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, यानी कि जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे मॉन्क्स, साधु संत जो थे, उनको लैंड्स वगैरह डोनेट करे। साथ ही साथ जो है हमें देखने को मिलता है कि नासिक के अंदर एक केव है, उसके अंदर इसके बारे में जानकारी वगैरह हमें देखने को मिलती है। तो समझ आता है कि कैसे बुद्धिज्म को दान दिया गया, कैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को प्रोटेक्ट करा गया। एक और सातवाहना विडो क्वीन के बारे में हमें पता लगता है, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया महिलाओं की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। अगर महिलाओं की रिस्पेक्ट है तभी तो युवराज अपने पिता का नाम नहीं लगा रहा, अपनी माता के नाम पर अपना नाम रख रहा है। यस और नो, कमेंट्स में बताओ। साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्वीन खुद, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो एक विडो है, वो खुद क्या करवा रही है? अश्वमेघ यज्ञ करा रहे हैं। तो महिलाएं वर पावरफुल।
तो समझ आता है कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर महिलाओं को अच्छे तरीके से ट्रीट करा जाता था। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये जो सातवाहना विडो क्वीन हुई, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, और यहां पर जो हमें इसके बारे में पता लगता है वो पता लगता है नाने घाट इंस्क्रिप्शन से। तो पुणे के पास आपको कुछ केव्स बनी हुई देखने को मिलती है, नाने घाट केव्स। यहां पर एक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि केव्स के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे एक सातवाहना विडो क्वीन ने अश्वमेध यज्ञ वगैरह यहां पर कराया, और इसमें लिखा हुआ है कि किन देवी देवताओं को उस टाइम पर पूजा जाता था। तो हम देखते हैं कि चंद्र, सूर्य, इंद्र, इनकी पूजा होती थी उस टाइम पर, जो वैदिक रिचुअल्स में माने गए हैं, वैदिक गॉड्स जिनको हम कहते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन क्वीन ने लैंड्स डोनेट करी, काउ डोनेट करी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है एलिफेंट्स वगैरह भी डोनेट करे। तो सारी चीजों के बारे में पता लगता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट नहीं करा गया है, वैदिक कल्चर को भी प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का काम करा गया है। तो दोनों कल्चर्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का काम हमें यहां पर देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि हमें पता लगता है कि सातवाहन पीरियड के अंदर जो भाषा चलती थी या जो स्क्रिप्ट चलती थी, जो लिखा जाता था, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। और इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर हम लोग देखते हैं कि सिर्फ अल्फाबेट्स ही नहीं है, हमें यहां पर कुछ न्यूमेरल्स भी देखने को मिलते हैं। तो कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो 1 2 3 4 न्यूमेरल सिस्टम है, इसकी शुरुआत भारत से ही हुई, इसका डेवलपमेंट भारत से ही हुआ, और वो हमें सातवाहनास के इंस्क्रिप्शंस के अंदर देखने को मिलता है। जीता जागता प्रूफ हमारे पास है। तो जो कंट्रीज कहती हैं कि भैया भारत ने करा क्या है, भारत ने कल्चर को दिया क्या है, तो भैया बताते। अगर तुम हमारे ऊपर 200 साल रूल करके ना गए होते तो हम बताते कि सही मायनों में पावरफुल कौन है कि नहीं। ये तो तुम लोगों ने आकर के हमारी कमजोरी का फायदा उठाया। जो भारत के लोग आपस में बटे हुए थे, उस चीज का तुमने फायदा उठाया, आकर के हमारे ऊपर रूल करा। वरना हम बताते तुम्हें कि भैया कौन है भारत और कौन है भारत के लोग। और आज भी काहे अमेरिका हमसे डरता है, काहे यूरोप हमसे डरता है, क्योंकि पता है कि अगर भारत और भारत के लोगों का दिमाग सही जगह पर लगना शुरू हो गया तो क्या है, ये भौकाल मचा देंगे। आप खुद सोचो, हम क्या कर रहे हैं, एआई से बैठ करके भैया साड़ी पहनवा रहे हैं, एआई से बैठ करके जिबली आर्ट बनवा रहे हैं। इसी एआई का अगर इस्तेमाल हम और अच्छी चीजों को सीखने में करें, लर्निंग के लिए करें, अब एआई को और बेटर करने के लिए करें, तो पगला जाएगा अमेरिका। तो इंडियंस ऐसे काम ना करें, तभी अमेरिका और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है क्या करती हैं कि भैया ये बहुत दिनों हो गए, जिबली आर्ट पुराना हो गया, अब थोड़ा साड़ी ले आइए। कुछ दिनों बाद क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद जो है कोई और ड्रेस ले आएंगे, कुछ और तरीका ले आएंगे इंडियंस को ऑक्यूपाई रखने का। तो कुल मिलाकर के हमारे अंदर पोटेंशियल, हमारे अंदर कैलिबर नेक्स्ट लेवल का है भाई, नेक्स्ट लेवल का। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज आज भी भारत और भारत के लोगों से डरती हैं, क्योंकि पता है कि भैया ये वो लोग हैं जो बस बैंड बजा सकते हैं किसी की भी, समझो। एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और जब आप फ्यूचर हो इस देश का, तो आपको एकदम मजबूत बनना है, फालतू की बातों पे नहीं आना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सातवाहनास के पीरियड पर हमें इस टाइप की लाइफ देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि सातवाहनास ने भी आर्ट और आर्किटेक्चर पर बहुत काम करा। जैसे कि अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर हमें करला केव्स देखने को मिलती हैं। ये बहुत ही सुंदर केव्स, गुफाएं यहां पर बनाई गई हैं। ये लोनावला के पास आपको देखने को मिलती हैं। सुना है खंडाला लोनावला? तो लोनावला के पास आपको ये केव्स देखने को मिलती हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाई गई थी। यहां पर आकर के, इन केव्स के अंदर आकर के, जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए साधु महात्मा थे, संत महात्मा थे, वो आकर के अपना यहां पर जो है मेडिटेशन वगैरह किया करते थे। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यक्ष का, जो उस टाइम पर एक तरीके से एक बहुत ही बड़ी डाइटी थी जिनकी पूजा करी जाती थी, उनकी हमें मूर्तियां भी यहां पर बनती हुई देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के सातवाहनास के समय पर हमें देखने को मिलता है, ये पता लगता है कि भैया किस तरीके से जो है अलग अलग रिलीजन्स, चाहे वैदिक कल्चर हो चाहे बुद्धिज्म हो, उनको प्रोटेक्ट करके रखा गया, उनको प्रमोट करा गया। और ये जो यक्ष का स्कल्पचर हमें मिला है, ये यक्ष की जो मूर्ति हमें यहां पर मिली है बच्चा, ये हमें क्या दिखाती है? ये हमें दिखाती है कि ये पीतल खोड़ा केव से मिली है। कहां से मिली है? पीतल खोड़ा केव से मिली है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि कन्हा दास जी ने इसको जो है बनाया था मेटल और स्टोन के अंदर जो है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर जो है देखने को मिल जाती हैं। 3rd सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि सातवाहना डायनास्टी आगे चल करके जो है छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर आकर के बट गया। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 500 सालों तक, 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी क्रिश्चियन एरा तक,
हम देखते हैं कि लगभग 500 ईयर्स तक सातवाहनास ने रूल करा और उसके बाद सातवाहनास कमजोर हो गए, बिखर गए और छोटे छोटे स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स के अंदर सातवाहन डायनास्टी बट गया। अब क्वेश्चन आता है कि भैया क्यों टूटा, काहे सातवाहनास इंडिपेंडेंट किंगडम्स के अंदर ब्रेक हुए? तो माना जाता है कि इस टाइम पर जो है एक धीरे धीरे करके इकोनॉमिक डिक्लाइन आ रहा था और जो लीडरशिप थी वो भी कमजोर हो रही थी, जिस वजह से हमें ये चीजें होती हुई देखने को सातवाहनास के पीरियड में मिली। तो कुल मिलाकर के सेकेंड सेंचुरी बीसीई से लेकर के मौर्यास के डिक्लाइन के बाद से लेकर के थर्ड सेंचुरी तक हम देखते हैं कि 500 सालों तक सातवाहनास का रूल हमें देखने को मिला। अब सातवाहनों के बाद हम बात करते हैं छेदीज की। किनकी? छेदीज की। आगे चलते हैं, देखते हैं, बट यहां तक आपका किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के अंदर हर एक बच्चा बिना किसी हेजिटेशन के अपना डाउट मेरे से पूछ सकता है। अगर डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और ये नोट्स जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर के उस वेबसाइट से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर एक बच्चा अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुप्स में इसको शेयर जरूर करेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आपके गौतम भैया आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो कमेंट्स के अंदर बताइए कि भैया मजा आ गया चैप्टर के अंदर। और अगर चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ और भी लाऊं और सब्जेक्ट्स भी आपको चाहिए, मैथ साइंस वगैरह, तो कमेंट्स के अंदर हमें बताओ, हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे भैया आपके लिए। नई एनसीईआरटीज के मामले में हर एक चीज में मोशन आपके साथ है, तो आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट्स के अंदर लिखिए, बताइए। हम खड़े हैं आपके लिए भैया झंडा उठा करके कि लड़ जाएंगे, जो कहोगे कर जाएंगे, बस आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं छेदीस की। तो देखिए क्या था कि जब हम बात करते हैं ओडिशा वाले रीजन की, ओडिशा वाला रीजन कलिंग जिसको बोला जाता था, तो आपने और मैंने अशोका के पीरियड के समय पर पढ़ा पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में, कि भैया जब छेदीस की बात आती है तो ये कहां पर हुए? ये कलिंग वाले रीजन में हुए। और कलिंग एक ऐसी जगह थी जिसको चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने एम्पायर में जोड़ना चाहता था, नहीं कर पाया। बट आगे चल करके अशोका ने कलिंग को अपने एम्पायर का पार्ट बनाया और वो युद्ध इतना खतरनाक युद्ध हुआ कि कई हजार लोग उसके अंदर मारे गए। और उस युद्ध के बाद अशोका कहता है कि भैया मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं है। वो युद्ध लड़ने से ही मना कर देता है, वो पीस के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर चल पड़ता है ना। ये हमने पढ़ा। तो कलिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाला जो रीजन था, यानी कि प्रेजेंट डे उड़ीसा वाला जो रीजन है बच्चा, ये रीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ शुंग डायनास्टी, मौर्यन एम्पायर, यहां पर हमें छेदीस का राइज होता हुआ देखने को मिला। और छेदीस के अंदर जो हमें सबसे पावरफुल किंग देखने को मिले, वो देखने को मिले खारवेल। नाम याद रखना, कौन हुए भैया? खारवेल हुए। तो देखो, सबसे पहले हमने शुंग्स के बारे में बात करी। शुंग के अंदर हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा। देन हमने सातवाहनों की बात करी। सातवाहनस के अंदर हमने गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ा, उनकी माता जी के बारे में पढ़ा, गौतमी बलश्री के बारे में। एंड अब हम बात कर रहे हैं छेदीस की, जो कहां पर है? जो ओडिशा कलिंग वाले रीजन के अंदर है। और इनके जो राजा हुए, वो सबसे पॉपुलर किंग कौन हुए? खारवेल हुए। खारवेल की जब हम बात करते हैं तो माना जाता है कि वो जैनिज्म को बहुत बड़े लेवल पर फॉलो करते थे। ही वॉज द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ जैन टीचिंग्स, यानी कि जो महावीर स्वामी जी की जो टीचिंग्स हैं, जैन धर्म की जो टीचिंग्स हैं, उनको फॉलो करते थे। और इसीलिए खारवेल को भिक्षु राजा भी कहा जाता था, यानी कि मॉन्क किंग भी कहा जाता था। तो एक तरीके से वो राजा तो था, बट उसका जो जीवन था वो बहुत ही साधारण था। और हम देखते हैं कि भले ही वो जैनिज्म को सपोर्ट करता हो, बट उसके अलावा भी हर रिलीजन की उसने रिस्पेक्ट यहां पर करी जो भी उसके एम्पायर में थे। और इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है कि अगर आप उड़ीसा का जो शहर है, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, आप भुवनेश्वर के अंदर जाएं तो भुवनेश्वर के पास आपको उदयगिरी और खंडागिरी केव्स देखने को मिलती हैं। माना जाता है कि खारवेल ने ही इन गुफाओं को बनवाया था। इन गुफाओं के अंदर आकर के जो जैन मॉन्क्स हुआ करते थे, यानी कि जैन साधु महात्मा होते थे, वो आकर के मेडिटेशन वगैरह किया करते थे। तो मैं गया हूं यहां पर, मैंने खुद
ये उदयगिरी खंडगिरी केव्स जो हैं देखी हैं, बहुत ही सुंदर है। बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके, बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके इन केव्स को, इन गुफाओं को बनाया गया है। तो अगर आप देखें तो बहुत बड़ा पहाड़ है, देखो कितना बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ को काट करके ये गुफाएं बनाई गई हैं। इनके अंदर जब आप जाओगे तो प्रॉपर रूम्स वगैरह बने हुए हैं भैया, अंदर घुस करके आप बैठ करके तपस्या कर सको, सो सको, पूरा प्रॉपर सिस्टम है। तो ये बहुत सुंदर खंडागिरी उदयगिरी केव्स यहां पर जो है बनाई गई हैं। आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि क्या आप में से किसी बच्चे ने यहां पर विजिट करा है, क्या कोई भुवनेश्वर से मेरा लाडला रहता है, तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएगा कि हाँ जी गौतम भैया मैं भुवनेश्वर से ही हूं और मैं गया हुआ हूं यहां पर। तो कमेंट्स में सब मुझे बताएंगे, ठीक है। तो खारवेल के समय पर इसको बनाया गया और यहीं पर हमें हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। इस हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन को ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जब कोई भी राजा महाराजा कुछ काम करता था तो वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर लिखवा देता था। जिससे आज के टाइम पर क्या होता है, आप देखते हो कि भैया अब तो ऐड आने लग गए हैं। आप कभी जाओ तो आपको होर्डिंग लगे हुए देखने को मिल जाते हैं रोड्स पर कि भैया मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद सबको फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने के लिए, है ना। इस टाइप की अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट अपना प्रचार करती रहती है। देखा है या नहीं देखा, कमेंट्स में मुझे बताना। अब उस टाइम पर भैया कहां से लाते फोटो, कहां से खिंचवाते फोटो, तो राजा महाराजा क्या करते थे, लिखवा देते थे कि भैया लोग आएंगे, पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि हम काम कराए हैं। तो ये चीज हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से खारवेल ने भी हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन तैयार कराया और इस इंस्क्रिप्शन पर उसने दिखाया कि भैया मैंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं और कितनी लड़ाइयां जीती हैं। उसने बताया कि किस तरीके से मैंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करा है। खारवेल लिखता है, बताता है कि भैया मैंने जो है अलग अलग एरिया से 100 साधु महात्माओं की एक काउंसिल बनाई है, उनको इकट्ठा करा है ताकि धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कल्चर को लेकर के हम काम कर सके। और मैंने बहुत से मंदिरों को रिपेयर कराया है, मैंने हर धर्म को, हर कल्चर को रिस्पेक्ट करने का काम करा है। तो हमें देखने को मिलता है खारवेल बता रहा है, हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अंदर ये बातें लिखी हैं। और यही सबसे सही बात भी है कि जब हम बात करते हैं इंडियन एथोस की, इंडियन कल्चर की, तो हमारा धर्म, हमारा कल्चर क्या सिखाता है, भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है कि सबका सम्मान करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। बट हां, अगर कोई तुम्हारे सामने बदतमीजी करे, कोई तुम्हारे धर्म के लिए, कोई तुम्हारे कल्चर के लिए कुछ बोले, तो उसकी रक्षा भी करो, अपने धर्म की रक्षा भी करो, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को यहां पर मिलती हैं और हमें पता लगता है कि किस तरीके से खारवेल ने, छेदी डायनास्टी ने इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर अपना कंट्रोल करा, अपना रूल करा। ये सारी बातें हमें यहां पर पता लग जाती हैं हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। खारवेल के बारे में डिटेल से हमें पता लगता है बच्चा, ठीक है। तो ये था छेदीस के बारे में जिनको अभी हमने यहां पर देखा। तो देखिए नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर सबसे पहले आपको मैंने शुंग डायनास्टी, पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया। उसके बाद हम लोगों ने सातवाहना के बारे में पढ़ा और सातवाहना के बाद हम लोगों ने छेदीस को देखा। तो इन 3 डायनास्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे साउथ की। अब थोड़ा सा डीप नीचे इंडिया की तरफ चलेंगे, हमारे दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे, साउथ इंडिया की तरफ चलेंगे। साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमें 3 मेन डायनास्टी, चोल, चेर, पंड्या देखने को मिलते हैं। और हम देखते हैं कि अशोका के समय पर भी हमें देखने को मिलता है, अशोका खुद अपने एडिक्ट्स के अंदर, अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर बताता है कि भैया साउथ इंडिया जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो हम देखते हैं कि साउथ इंडिया के अंदर चोल, चेर, पंड्या, ये 3 मेन डायनास्टीज हमें जो है बच्चा रूल करती हुई देखने को मिलती हैं अलग अलग रीजन के ऊपर। और इन तीनों डायनास्टीज ने साउथ इंडिया के कल्चर को, साउथ इंडिया के अंदर ट्रेड को, साउथ इंडिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी को बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाया, जिसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो जब बात आती है अशोका द ग्रेट की, तो अशोक खुद कहता है कि भैया साउथ इंडिया मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट वहीं जब मैं खारवेल की बात करता हूं तो खारवेल अपनी मिलिट्री विक्ट्रीज के बारे में जब लिखता है, बात करता है, तो खारवेल कहता है, खारवेल क्लेम करता है कि भैया मैंने जो है साउथ इंडिया के राजाओं ने जो अलायंस बनाकर के, जो 2-3 राजाओं ने अलायंस बनाकर के मेरे साथ लड़ाई लड़ी थी, मैंने उनको हराया है। तो कई लोगों का मानना है कि भैया हमें देखने को मिलता है कि खारवेल कह रहा है कि मैंने साउथ इंडिया के राजाओं को हराया है जो मिलकर मेरे ऊपर आकर के अटैक कर रहे थे। बट कब हराया, किसको हराया, कहां पर हुई ये लड़ाई, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती। तो यह तो समझ आ जाता है कि अशोका का तो साउथ इंडिया पर कंट्रोल नहीं था, बट हां खारवेल ने कंट्रोल करने की कोशिश करी, उसकी लड़ाइयां हुई और यहां पर उसने हराया भी।
तो ये जानकारी भी हमें यहां पर मिल जाती है। अब देखिए, जब हम साउथ इंडिया इन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि साउथ इंडिया के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो संगम लिटरेचर से मिलती है बच्चा। संगम लिटरेचर जो है हमें चोल, चेर, पंड्या, इन तीनों डायनास्टीज के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में जानकारी देता है। और हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पीरियड है इसको संगम एज कहा गया। अब संगम का मतलब क्या होता है? संगम जो है वो संस्कृत शब्द संघ से आया है, जिसका मतलब है एसोसिएशन या कमिंग टुगेदर। यानी कि जब बड़े बड़े महान लोग, बड़े बड़े पोएट्स, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग साथ आते थे, मिलते थे, इकट्ठे होते थे, तो वो आकर के राइटिंग्स करते थे, लिखते थे, बातें बताते थे। और हमें देखने को मिलता है कि वो सारी बातें जो लिखी गई उस टाइम पर संगम लिटरेचर के अंदर, यही संगम लिटरेचर जो है हमें साउथ इंडिया की सोसाइटी के बारे में, यहां के कल्चर के बारे में, यहां की पॉलिटिक्स के बारे में हमें जानकारी देता है। तो साउथ इंडियन हिस्ट्री, खास तौर पर जब बात आती है एंशिएंट टाइम्स की, उसके बारे में हमें जानकारी संगम लिटरेचर से देखने को मिलती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ही ब्यूटीफुली इसके अंदर हमें साउथ के कल्चर के बारे में बताया गया है। खास तौर पर उस टाइम पर जो लव या कहें कल्चर जो था, उसके बारे में हमें बहुत जानकारियां देखने को मिलती हैं, जिसको हम आगे चल करके देखेंगे भी। तो कुल मिलाकर के चोल, चेर, पंड्यास के बारे में हमें संगम लिटरेचर जानकारी देता है, संगम लिटरेचर हमें बताता है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे चोल डायनास्टी के बारे में बच्चा। किसके बारे में? चोल डायनास्टी के बारे में। अगर आप मैप उठा करके देखें, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा मैं तुम्हें, अगर आप मैप उठा करके देखो तो चोल डायनास्टी आपको कहां देखने को मिलती है? चोल डायनास्टी आपको देखने को मिलती है प्रेजेंट डे जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहां पर आपको मेजर तौर पर जो है चोल डायनास्टी देखने को मिलती है। उसके नीचे जो हमारा साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु वाला रीजन है, वहां पर आपको पंड्या डायनास्टी देखने को मिलती है। देन उसके बाद कर्नाटका, केरल वाला जो रीजन है, यहां पर चेर डायनास्टी आपको देखने को मिलती है। ये बाउंड्रीज चेंज होती रहती थी, आपस में लड़ते रहते थे तीनों कि भैया हमें दे दे, हमें दे दे, आपस में लड़ते रहते थे। बट हाँ, इन मेजर एरियाज के ऊपर इनका कंट्रोल हमें देखने को मिलता था। तो सबसे पहले जब बात आती है चोल डायनास्टी की, तो हम क्या देखते हैं कि चोल डायनास्टी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल थी, साउथ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। और भारत के दक्षिण के अंदर इन्होंने लगभग कितने साल राज करा? 3rd सेंचुरी बीसीई से लेकर के 13th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा तक, यानी कि लगभग 1500 से 1600, 1200 से लेकर के लगभग 1400-1500 ईयर्स तक, 1400-1500 साल इन्होंने राज करा। तो आप मान करके चलिए कि जब बात आ रही है चोल डायनास्टी की, जब हम बात कर रहे हैं चोल डायनास्टी की, तो इन्होंने लगभग 1500 ईयर्स तक ऑलमोस्ट जो है बच्चा रूल करा। हालांकि अलग अलग जनरेशंस आती रही, अप एंड डाउन आते रहे, कभी बहुत पावरफुल हुए, कभी थोड़े से कमजोर हुए, बट हम देखते हैं कि लगभग 1500 साल चोल डायनास्टी ने साउथ इंडिया के अंदर रूल करा। और जब इस चोल डायनास्टी की हम बात करते हैं तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन थे? चोल किंग थे, जिनका नाम था कारिकाल। कारिकाल की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे नॉट फाउंडर सॉरी बट सबसे इंपॉर्टेंट किंग हमें शुरुआत के दिनों में देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि चोल किंग कारिकाल ने चेर और पंड्यास को मिलकर के हराया था। तो हुआ क्या कि करिकाल के सामने चेर और पंड्या मिल करके आ गए, इसने दोनों को हरा दिया कि भैया साइड हो जा, मार पड़ेगी खींच करके। तो हम देखते हैं कि सबसे पावरफुल किंग के तौर पर हमें शुरुआती दिनों में करिकाल देखने को मिलते हैं। करिकाल ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करा, जिसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इनका देखने को मिलता है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्लाणाई। कल्लाणाई की जब हम बात करते हैं तो आज हम इसको द ग्रैंड एनीकट के नाम से, द ग्रैंड अनिकुत के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली क्या करता है कि कावेरी नदी का जो पानी है, उस कावेरी नदी के पानी को बेसिकली बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से डाउनस्ट्रीम जो श्रीरंगम आइलैंड है उसकी तरफ कर देता है। यानी कि हम देखते हैं कि जो कृष्णा रिवर का पानी है उसको डाइवर्ट करने का काम जो है सदर्न पार्ट्स ऑफ कावेरी डेल्टा तक ये करता है, जिस वजह से इस रीजन के अंदर फार्मिंग बहुत आसान हो जाती है और इस एरिया को आज भी राइस बॉल ऑफ साउथ कहा जाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं तमिलनाडु के नॉर्दर्न हिस्सों की या आंध्र प्रदेश के सदर्न पार्ट्स की, तो इस एरिया के अंदर जो बहुत बड़े लेवल पर हमें खेती होती हुई देखने को मिलती है, राइस का कल्टीवेशन होता हुआ देखने को मिलता है, वो इसी की वजह से इंपॉर्टेंट है, जो एक कल्लाणाई इन्होंने बनवाया था जिसका नाम है द ग्रैंड एनीकट। और तब से लेकर के अब तक इसमें लगातार रिस्टोरेशंस होते रहे, टाइम टाइम पर इसको ठीक कराया गया और आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए,
किसानों को पानी प्रोवाइड कराने के लिए कावेरी रिवर का काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से उस टाइम के काम आज भी आपको भारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट तौर पर देखने को मिलते हैं। जब चोलों की बात आती है, जब चोल किंग की बात आती है, तो ये उसकी फोटो है, आप देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, जो कावेरी नदी के पानी को डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे ने इसको देखा है, सही में असल में देखा है, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि मैंने अभी तक विजिट नहीं करा है, जब मैं करूंगा तो फोटो खींच के जरूर डालूंगा तुम्हें कि भैया देखो पहुंच गए हैं हम। तो कुल मिलाकर के बच्चा, जब बात आती है संगम कल्चर की, संगम लिटरेचर की, तो मैंने आपको बताया कि संगम लिटरेचर में बहुत ज्यादा लिटरेचर पर काम किया गया, पोएट्रीज पर काम करा गया। उसी में से एक आता है शिल्पादिकरम। जब हम शिल्पादिकरम की बात करते हैं तो शिल्पादिकरम इज द बिगेस्ट एपिक ऑफ द संगम एज। यानी कि जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया के अंदर महाभारत रामायण की बात होती है, उसी तरीके से संगम एज के दौरान शिल्पादिकरम की बात करी जाती है। शिल्पादिकरम के अंदर हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है कि इनकी कोवलन और कन्नगी की। तो माना जाता है जो कोवलन है वो अपनी वाइफ कन्नगी को एक डांसर के लिए छोड़ देते हैं कि भैया मुझे ये डांसर पसंद आई है, और वो अपनी वाइफ को यहां पर छोड़ देते हैं। बट फिर वो पूरी प्रॉपर्टी अपना खो देते हैं, अपना सब रिसोर्सेज हार जाते हैं, और वापस वो अपनी वाइफ कन्नगी के पास आ जाते हैं, और उनकी वाइफ कन्नगी उनको माफ कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक नई शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं कहां, मदुरई, जो पंड्यास की कैपिटल सिटी थी। और आकर के कन्नगी यहां पर अपने कुछ जेवर, खास तौर पर मतलब अपना टॉप्स जो होता है, झुमका जो होता है, वो कोवलन को देती है कि जाओ जाकर के मार्केट में से बेचो, पैसा लाओ और कुछ नया काम शुरू हम करते हैं। बट जब कोवलन उसको मार्केट के अंदर बेचने गया, उस एंकलेट को, सॉरी नॉट झुमका, एंकलेट को जब बेचने के लिए मार्केट के अंदर गया, तो लोगों को लगा कि भैया ये चुरा करके लाया है। उसको एक्यूज कर दिया गया कि ये तो तू चुरा करके लाया है। और इस वजह से जो पंड्या किंग था उसने क्या करा, कोवलन को अरेस्ट करवा दिया और कोवलन को मार दिया गया। बट जब कन्नगी ने यह चीज प्रूव करी, दिखाया कि भैया नहीं ये मेरा ही था, मेरे पास इसका एक और पेयर है, तो उस टाइम पर राजा को एहसास हुआ कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। और राजा जो है इसी पश्चाताप के अंदर कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को मरवा दिया, सजा दे दी, राजा खुद यहां पर शॉक के मारे मर जाता है। हम देखते हैं कि कन्नगी इतनी ज्यादा गुस्से में आती हैं कि भैया आपने मेरे हस्बैंड को, कोवलन को, यहां पर जो निर्दोष था उसको मरवा दिया, उसको सजा दे दी। तो यहां पर जो कन्नगी होती है वो पंड्यास को श्राप देती हैं, कर्ज देती हैं, और माना जाता है उन्हीं के कर्ज से, श्राप से, जो मदुरई का शहर था वो पूरी तरीके से आग में जल जाता है। और जो कन्नगी थी वो वापस चेर डायनास्टी के अंदर आ जाती हैं, जहां पर उनको गॉडेस की तरीके से, एक तरीके से भगवान के तौर पर, माता के तौर पर जो है पूजा जाता है। तो शिल्पादिकरम के अंदर हमें ये बहुत ही खूबसूरत कहानी देखने को मिलती है, जो बताती है कि उस टाइम पर राजा किस तरीके से न्याय को हैंडल करता था कि भैया एक चोरी के इल्जाम पर ही इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, और जब राजा को लगा कि मेरे से गलती हो गई है तो उसने अपने प्राण तक त्याग दिए। तो ये सारी बातें हमें शिल्पादिकरम के अंदर मिलती हैं। शिल्पादिकरम जो कि संगम एज का एक बहुत ही सुंदर एपिक है, महाकाव्य है। ठीक है, तो शिल्पादिकरम की स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भैया व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ शिल्पादिकरम, हु वर द कैरेक्टर्स ऑफ दैट। सो कोवलन एंड कन्नगी, आपको ये दो पता होने चाहिए। कहां गए थे ये नई शुरुआत करने के लिए? पंड्या डायनास्टी के पास, मदुरई शहर के अंदर। बट जब वहां इनके साथ ऐसा बुरा हो गया तो कन्नगी कहां आ गई? वापस चेर डायनास्टी के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहां पर बच्चा पता होनी चाहिए। अब देखो, चोल डायनास्टी के बाद हमें जो इंपॉर्टेंट दूसरी डायनास्टी देखने को मिलती है वो है चेर डायनास्टी। तो चेर डायनास्टी कहां पर हमें देखने को मिलती है? जो कर्नाटका का सदर्न पार्ट हो गया, केरला वाला रीजन हो गया, यहां पर रूल ये लोग करते थे। और हम कहते हैं कि इन्हें केरला पुत्र के नाम से, द सन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता था। तो चेर डायनास्टी के जो रूलर्स थे उनको केरला पुत्र के नाम से जानते थे, और कहा जाता है कि यही चेर से ही ये टर्म आया है केरला। ठीक है, तो आज जो आप इस रीजन को केरला के नाम से जानते हो, केरल के नाम से जानते हो, तो वो चेरों के नाम पर ही पड़ा है। हम देखते हैं कि इन लोगों ने वेस्टर्न रीजन यानी कि तमिलनाडु का जो वेस्टर्न पार्ट है, केरला वाला जो हिस्सा है, वहां पर ये लोग रूल किया करते थे। और इनकी जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम था वंजी, जो कि आज तमिलनाडु का करूर शहर है। हम देखते हैं कि यहां का जो कल्चर था, इसके अंदर हमें बहुत बड़े लेवल पर तमिल लिटरेचर को प्रमोट करने का काम करा गया। संगम कल्चर को प्रमोट करने का, पोएट्स को प्रमोट करने का चेरों ने काम करा। और हम देखते हैं कि चाहे चोल हुए हो, चाहे चेर हुए हो, चाहे पांड्या हुए हो, सबने ही जो संगम लिटरेचर था, संगम एज से जुड़े हुए
पोएट्स थे, उन सबको प्रमोट करने का काम करा, तभी इन सब के बारे में नॉलेज, इंफॉर्मेशन हमें जानकारी मिलती है बच्चा। तो हम देखते हैं कि चेर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड कनेक्शंस जो है रोमन एम्पायर के साथ या वेस्ट एशिया के साथ हुआ करते थे। तो आप देखिए इनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है कहां है, कि भैया जब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं तो आप देखिए चेर यहां पर है, केरला वाले रीजन में। तो यहां से ट्रेड करना, व्यापार करना आसान था अरेबियन सी के रास्ते। तो चेर जो है अरेबियन सी के रास्ते रोमन एम्पायर तक से ट्रेड किया करते थे, और वेस्ट एशिया यानी कि जो आज हमारा प्रेजेंट डे रीजन है, सऊदी वाला रीजन मान लो आप, या ईरान इराक वाला रीजन मान लो, इनके साथ भी व्यापार किया जाता था। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि भैया बहुत बड़े लेवल पर इंडिया से, भारत से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर व्यापार किया जाता था, और ज्यादातर स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी, पर्ल्स को ही बेचा जाता था। यानी कि मसाले हो गए, लकड़ी हो गई, आइवरी हाथी के दांत हो गए, पर्ल्स मोती हो गए, इन्हीं चीजों को बेचा जाता था। और इन सब के बारे में जानकारी हमें चेर डायनास्टी के कई क्वाइंस के बारे में मिलती है। कई क्वाइंस जो हमें इस डायनास्टी के मिले हैं वो हमें दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे चेरों का ट्रेड रिलेशन हुआ करता था रोमन एम्पायर के साथ, और किस तरीके से व्यापार वगैरह किया जाता था। क्योंकि कई रोमन एम्पायर के क्वाइंस भी हमें यहां पर इस रीजन के अंदर उस टाइम के देखने को मिले हैं। तो पता लगता है कि भैया आपस में व्यापार होता था, तभी तो उनका क्वाइन यहां पर है, वरना क्वाइन क्या उड़ के आ गया क्या भैया, तैर के आ गया क्या? नहीं ना, सिंपल। तो ये सारी जानकारी हमें चेर के बारे में मिलती है। चेर के बाद आ जाते हैं पंड्यास। जब हम पंड्यास की बात करते हैं तो ये भी बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट डायनास्टी हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। ये तमिलनाडु और आसपास के रीजन्स पर आपको रूल करते हुए देखने को मिलते हैं। अब प्रेजेंट डे जो मदुरई शहर है वो इनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी। तो आप देखिए ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, या जो सदर्न ऑफ आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहां पर इनका मेजर रूल रहा करता था। चोलों के साथ इनकी लड़ाइयां चलती रहती थी कि भैया कौन किस एरिया पर कंट्रोल करेगा, उसको लेकर के। तो हम देखते हैं कि जो पंड्यास थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने आप में, और इनके बारे में खुद इंडिका नाम की जो किताब थी मेगास्थनीज ने जो लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर था, वो अपनी किताब में बताता है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भी ये जो पंड्यास थे ये बहुत पावरफुल थे। तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज खुद लिख रहा है इनके बारे में कि भैया जो पंड्या डायनास्टी है ये बहुत ही प्रॉस्परस है, पैसे वाले लोग हैं, हल्के लोग नहीं है। फॉर्च्यूनर खड़ी है इनके यहां पर 4-5, और साथ ही साथ क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये लोग ट्रेड बहुत, व्यापार बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। और व्यापार भी कैसा, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। तो हमें देखने को मिलता है, पता लगता है कि खारवेल खुद लिखता है। खारवेल कहता है कि भैया मैंने कई सौ पर्ल, कई सौ मोती जो है पंड्यास से खरीदे हैं, पंड्यास से लिए हैं। हमें पता लगता है कि इनका ग्रीस के साथ, रोम के साथ भी इनका व्यापार है। तो इंडिका किताब में मेगास्थनीज खुद इस बात को पहले लिख चुका होता है, और खारवेल खुद आगे चल करके इसको स्टैंप लगा देता है कि हां भैया मैं खरीदता था पंड्यास से। तो ये हमें पता लगता है कि व्यापार के मामले में, ट्रेड के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। एंड दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवल पावर एज वेल। यानी कि ये जो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन वाला रीजन है, इस पर इनका ठीक ठाक कंट्रोल था, नेवी वगैरह इनके पास बढ़िया थी। सिमिलरली चोल डायनास्टी के पास भी बहुत पावरफुल नेवी थी। और आगे चल करके हम देखते हैं कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ये आगे चल करके राजराज चोल, राजेंद्र चोल के समय पर इतना पावरफुल लोग थे ये, कि चोलों ने तो श्रीलंका के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। तो मान करके चलो कि श्रीलंका भी हमारा ही है, कुछ ही समय की बात है। तो इन्होंने बे ऑफ बंगाल के ऊपर पूरा कब्जा करा हुआ था, और बे ऑफ बंगाल को चोल सी के नाम से जाना जाता था। अब आप देखो, तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि ये सब बहुत पावरफुल लोग थे। साउथ इंडिया के अंदर बहुत पावरफुल डायनास्टीज हमें देखने को मिलती थी। तो जब मैं पंड्यास की बात करता हूं तो पंड्यास अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और आर्ट आर्किटेक्चर के अंदर इनका बहुत बड़ा हमें योगदान, बहुत बड़ा हमें जो इनका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और खास तौर पर जब बात आती है लोगों के वेलफेयर की, तो लोगों के वेलफेयर को लेकर के भी हमें देखने को मिलता है कि यहां पर बहुत बड़े लेवल पर काम किया गया। और जब मैं पंड्या डायनास्टी की बात करता हूं तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डायनास्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने भारत के अंदर जो मेन डायनास्टीज थी, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर पहले शुंग डायनास्टी, पुष्यमित्र शुंग, देन सातवाहनास, गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके बारे में हमने पढ़ा। देन उसके बाद हम लोगों ने छेदी डायनास्टी, खारवेल के बारे में वहां पर पढ़ा। देन चोल, चेर, पंड्या, साउथ इंडिया के अंदर जो मेन डायनास्टीज थी उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि मौर्यास के डिक्लाइन के बाद जो फॉरेन से लोग आए, जो विदेशी भारत के अंदर आए, वो कौन थे? तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में।
इंडो ग्रीक्स के बारे में सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट्स के अंदर मेरे से जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ हर एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उस वेबसाइट के ऊपर जाइए, हमारी मोशन की वेबसाइट है, वहां से जाकर के डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स के अंदर मुझे बताते रहा करो कि भैया मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं बताओगे तो फिर इट विल बी अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग फॉर मी, मुझे मजा नहीं आएगा फिर। एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना बच्चा पार्टी, मैं खुश हो जाता हूं कि भैया मेरे लाडलों ने कमेंट करा है और मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, खुद आपको रिप्लाई भी करता हूं अगर आपने देखा हो तो। सो प्लीज डू कमेंट, और क्या करूं मैं और कैसे आपके सब्जेक्ट को इजी बनाऊं, क्या आप चाहिए, क्या चाहते हो आप मेरे से, सारी बातें दिल खोल करके आप मेरे से पूछा करो, मेरे को बताया करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडो ग्रीक्स की। तो देखिए क्या था, हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर पढ़ा कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के पहले जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया तो अलेक्जेंडर ने जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, यानी कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ रीजन, उस एरिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। और आगे चल करके सेल्यूकस निकेतर से जब चंद्रगुप्त मौर्य की फाइट होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है उसे, उसकी बेटी से शादी कर लेता है। तो मौर्यास के समय पर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर के आगे चल करके अशोका के टाइम तक हम देखते हैं कि इतने पावरफुल थे मौर्यास कि कभी भी जो अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स हुए उन्होंने आगे आने की कोशिश नहीं करी। बट जब मौर्यास का डिक्लाइन हुआ, जब मौर्यास कमजोर हुए, तो यहां पर जो अलेक्जेंडर ने अपने लोग छोड़े थे उन्हें क्या कहा जाता था बच्चा, उन्हें सत्रप्स कहा जाता था। सत्रप्स का मतलब क्या होता है, गवर्नर्स। यानी कि अलेक्जेंडर ने क्या कर दिया था, अपने बाद कुछ गवर्नर अपॉइंट कर दिए थे कि भैया आप गवर्नर जो है इस एरिया पर कंट्रोल करोगे, इस एरिया पर रूल करोगे। तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ये गवर्नर यहां के राजा बन गए और सेल्यूकस निकेतर उसमें से एक था। तो सेल्यूकस निकेतर का तो खुद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया उसे। बट आगे चल करके अशोका के टाइम तक मौर्यास इतने पावरफुल थे कि कभी भी ये अलेक्जेंडर के जो सक्सेसर्स थे, जिनको इंडो ग्रीक्स कहते हैं, ये आने की कोशिश कर ही नहीं पाए कि हम भारत की तरफ चलें। बट जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन के अंदर ये जो लोग थे इनको समझ आ गया कि भैया अब भारत के अंदर हम जा सकते हैं। और इंडो ग्रीक्स ने बहुत आसानी से इंडिया के अंदर आकर के अटैक्स करे। कई बार इसकी लड़ाइयां पुष्यमित्र शुंग से हुई, जो बहुत डिसिसिव बैटल्स थी, और पुष्यमित्र शुंग ने इनके साथ अच्छे रिलेशंस भी आगे चल करके बना करके रखे, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया। तो हमें पता लगता है कि ये जो इंडो ग्रीक्स थे ये भले ही फॉरेनर्स थे, बट ये हमारे लोकल कल्चर से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे कि ये हमारे लोकल कल्चर में ही मिल घुल गए थे। ये हमारे लोकल कल्चर को ही फॉलो करने लग गए थे। और हमें इनके गवर्नेंस के तरीके से, इनके लिटरेचर के अंदर, इनके आर्ट के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर उसके बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे ग्रीक और इंडियन, यानी कि ग्रीक और भारतीय दोनों एलिमेंट्स उसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें समझें तो हम क्या देखते हैं कि जब बात आती है इंडो ग्रीक्स के समय की, तो उस टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर बुद्धा की जो मूर्तियां थी वो बनाई गई, है ना। तो हमें देखने को मिलता है कि इंडो ग्रीक्स हमारे साथ मिले जुले हुए थे भैया, अच्छे से रहते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बट हाँ, फॉरेनर्स थे, बाहर से आए थे, सिंपल सी बात है। अब इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं दूसरे नंबर पर कौन भैया, शक। जब हम शख्स की बात करते हैं तो इन्हें इंडो सिंथियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडो सिंथियंस कहा जाता है। और सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के 5th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा तक, यानी कि लगभग 700 ईयर्स तक इन्होंने नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन्स के ऊपर कंट्रोल करा, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया के ऊपर रूल करा। यानी कि जब इंडो ग्रीक्स कमजोर हुए तो इंडो ग्रीक्स के बाद इंडो सिंथियंस, शक हमें आते हुए देखने को मिले। और इन शकों की जब हम बात करते हैं तो ये शक अपने आप में बहुत पावरफुल थे। और इंडो ग्रीक्स के बाद से लेकर के कुषाणों के बीच, शकों के बाद कुषाण आएंगे, ठीक है, इस बीच जो है हमें शकों का रूल देखने को मिलता है 2nd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा तक, यानी कि लगभग 600-700 साल इन्होंने यहां पर रूल करा। और हम देखते हैं कि इसी बीच इन्होंने शक संवत भी चलाया, जो कि आज हमारा नेशनल कैलेंडर भी है, भारत सरकार का कैलेंडर भी है, जिसे 1957 में शुरू करा गया था। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईयर्स पुराना है, उससे पहले शुरू करा गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है, जिसको हम क्रिश्चियन एरा भी कहते हैं, जो अंग्रेजों का कैलेंडर है। तो 1957 के अंदर हमारी भारत सरकार जो है उसने खुद शक संवत को फॉलो करना शुरू करा। और आज आप देखिए कि शक संवत बहुत बड़े लेवल पर फॉलो करा जाता है।
ठीक है, भारत के अंदर हमारी गवर्नमेंट उसी को फॉलो करती है, उसी को मानती है। कमेंट्स के अंदर मुझे बताना, जब हम हिंदू कैलेंडर की बात करते हैं तो हिंदू कैलेंडर को कौन से संवत के नाम से जाना जाता है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना सब बच्चे, और कब शुरू करा गया था वो भी बताना। देखता हूं आपको पता है नहीं पता। जो भी बच्चा सही आंसर देगा अगले वीडियो में उसका नाम लूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो शकों की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो इनको इंडो सिंथियंस कहा जाता है, और इंडो ग्रीक्स के बाद नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन के ऊपर ये अपना कंट्रोल करते हैं। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन की बात हो रही है, तो ये कौन सा एरिया हुआ बच्चा? ये एरिया हुआ प्रेजेंट डे, जो हमारा प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, हमारा प्रेजेंट डे जो पंजाब वाला रीजन है, इस एरिया की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो समझो तो, ठीक है, इस एरिया के बारे में यहां पर डिस्कशन करा जा रहा है। तो इन एरियाज के ऊपर इनका रूल हमें यहां पर देखने को मिलता है। जब मैं शकों की बात करता हूं तो शकों के बाद आगे चल करके आते हैं कुषाण। कुषाणों में हम क्या देखते हैं कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से, यानी कि प्रेजेंट डे जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान वाला रीजन है, उस एरिया से ये लोग यहां पर आए थे। सेंट्रल एशिया से ये लोग आते हैं नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर, और इनकी बहुत बड़े लेवल पर शकों से लड़ाइयां वगैरह होती हैं, और ये शकों को हरा करके खुद क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट एरिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। कुषाण के जो सबसे पावरफुल किंग थे, एम्परर थे, वो थे कनिष्क। जब हम कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क को माना जाता है ही वॉज द मोस्ट पावरफुल कुषाण रूलर, कुषाण एम्परर। और इसकी हमें ये फोटो देखने को मिलती है जिसमें इसका पोर्ट्रेट है, बेसिकली एक स्कल्पचर, एक मूर्ति है जिसमें इसका आधा शरीर दिखाया गया है। तो हमें पता लगता है कि भैया कैसे कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और इसका हेडलेस स्कल्पचर भी हमें देखने को मिलता है जिसमें नीचे नीचे की बॉडी हमें मिली है पर उसका मुंह नहीं है। तो हमें इसके बारे में, कनिष्क के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। कनिष्क को लेकर के कई इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो कनिष्क के स्टैचूज के ऊपर ही हैं, यानी कनिष्क ने कई स्टैचूज के ऊपर अपने बारे में लिखवाया, कुषाणों के बारे में लिखवाया। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ये भी भारत के कल्चर में, भारत के आइडियाज के अंदर अपने आप को मिलजोल के साथ ही हमें रहते हुए देखने को मिलते हैं। सिल्क रूट के ऊपर इनका बहुत बड़े लेवल पर कंट्रोल था। सिल्क रूट कौन सा रूट था बच्चा? सिल्क रूट का मतलब क्या है कि ये जो आज प्रेजेंट डे चाइना को आप मान करके चलिए कि पूरा का पूरा चाइना वाला रीजन हो गया, देन सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला रीजन हो गया, ईरान वाला रीजन हो गया, ये पूरा उस टाइम पर सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। तो क्या होता था कि चाइना से कोई सामान चलता था, भारत से होता हुआ वो सामान आगे जाता था वेस्ट में और फिर यूरोप जाता था। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे रूट के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर जो है काम होता था, बहुत बड़े लेवल पर लोग ट्रैवल करते थे और कुषाणों का इस ट्रेड रूट के ऊपर कंट्रोल था, जहां से वो बहुत पैसा कमाते थे, बहुत प्रॉस्पेरिटी यहां पर आती थी। तो हम देखते हैं कि कुषाण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुए, कनिष्क जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे, और कनिष्क अपने कई इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखवाते हैं कि भैया मैं कौन हूं, मैं हूं महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्क। तो कनिष्क अपना पूरा नाम क्या लिखवाता है? कनिष्क लिखवाता है कि आई एम महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्क। महाराजा धीराज का मतलब क्या? आई एम द ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, सन ऑफ गॉड, देवपुत्र, एंड कनिष्क मेरा नाम है। तो कनिष्क लिखता है कि भैया मैं ईश्वर का बेटा हूं, मैं किंग ऑफ किंग्स हूं, मैं बहुत बड़ा महान किंग हूं। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। हमें देखने को मिलता है कि कनिष्क के समय के कई क्वाइंस, खासतौर पर गोल्डन क्वाइंस हमें देखने को मिले हैं, जिसमें पहले क्वाइन में हम क्या देखते हैं कि एक तरफ कनिष्क को खुद दिखाया गया है जिसमें वो हाथ में भाला लेकर के खड़ा है और पीछे बुद्धा लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध बने हुए हैं। ग्रीक स्क्रिप्ट के अंदर जो है बोआ ऐसे लिखा हुआ है बुद्धा को। एक दूसरा क्वाइन देखने को मिलता है जिसमें एक तरफ कनिष्क को दिखाया गया और दूसरी तरफ भगवान शिव अपने नंदी के साथ दिखाए गए। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आप देखिए, ये कौन सा हो गया बच्चा? ये पहला क्वाइन हो गया, फर्स्ट क्वाइन हो गया ये। इस फर्स्ट क्वाइन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कनिष्क है भाला पकड़े हुए और इधर बुद्ध बने हुए हैं और यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है, बोआ लिखा हुआ है। ग्रीक भाषा के अंदर बुद्धा लिखा हुआ है ये बेसिकली। देन सेकंड क्वाइन की जब हम बात करते हैं तो सेकंड क्वाइन में आप देखिए इधर कनिष्क बने हुए हैं और पीछे यहां पर नंदी के साथ आपको भगवान शिव देखने को मिल रहे हैं। तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से कुषाण भी भारत के कल्चर में, भारत के लोगों के साथ मिलजुल गए थे। और कनिष्क हमें देखने को मिलते हैं जो उनके सबसे बड़े, सबसे महान राजा हुए, वो कैसे फॉलो करते हैं चीजें। गोल्डन क्वाइंस इस टाइम पर चलाए जाते थे, तो प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता लगता है। और प्रॉस्पेरिटी कैसे है? सिल्क रूट से है भैया। अब आप खुद सोचो ना कि अगर कोई राजा गोल्ड के क्वाइंस चला रहा है तो कितना पैसा होगा उसके पास? बहुत पैसा होगा भाई, तभी तो गोल्ड के क्वाइंस चल रहे हैं। अगर पैसा ना होता तो गोल्ड कहां से आता? पाकिस्तान की तरह मांगता थोड़ी ना कहीं और से, अपना था, कमाया हुआ था, क्योंकि सिल्क रूट पर कंट्रोल था।
तो हम देखते हैं कि जो रूट एशिया को वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ कनेक्ट करता था, उस रूट पे, सिल्क रूट पे ही कुषाणों का कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। और कुषाणों के समय पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमें यहां पर देखने को इंडिया में मिलती है। तभी हम देखते हैं कि इनका आर्ट और आर्किटेक्चर जो था वो बहुत बेहतर हमें देखने को मिलता है। तो कुषाणों का आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर मूर्तियां वगैरह हमें बनती हुई देखने को मिली, और दो तरीके की मूर्तियां बनी। एक है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि गांधार स्कल्पचर्स, और एक है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि दो ब्रांचेस हैं। हम क्या देखते हैं कि जब बात आती है यहां पर इस टाइम पीरियड की, तो बहुत बड़े लेवल पर स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए। स्कल्पचर्स मतलब क्या, मूर्तियां वगैरह बनाई गई देवी देवताओं की, भगवानों की, गौतम बुद्ध की, और ह्यूमन लाइक, यानी कि ह्यूमंस के तौर पर ही देवी देवताओं को दिखाने का काम किया गया। जैसे भगवान सूर्य की हमें कई स्कल्पचर्स, कई मूर्तियां बनती हुई देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो फॉर्म ऑफ आर्ट इस टाइम पर चला करते थे, जिसमें सबसे पहला था गांधार स्टाइल। गांधार स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये कहां पर चलता था, ये वेस्टर्न रीजन्स ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब के आसपास वाले इलाकों में चलता था। और ये ग्रेको रोमन, यानी कि इसमें ग्रीक और रोमन दोनों एलिमेंट्स हमें शामिल देखने को मिलते थे। यानी कि मूर्तियों को इस तरीके से बनाया जाता था कि उसमें कुछ ग्रीक और रोमन टच हमें देखने को मिलता था, इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती थी। ये जो मूर्तियां हैं ये ज्यादातर ग्रे ब्लैक स्टोन से बनाई जाती थी। तो इंडियन फीचर्स के साथ साथ ये ग्रीक और रोमन कल्चर से, उन फीचर्स से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। और बॉडीज को ऐसे बनाया जाता था कि लगता था एकदम रियल ह्यूमंस को ही बनाया जा रहा है। फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की जब हम बच्चा बात करते हैं, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो मूर्तियां बनाई गई, ये मेन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इन मूर्तियों को हमें देखने को मिलती थी। गांधार स्कूल कहां पर फेमस है, पंजाब वाले रीजन में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में फेमस है, वहां पर ये मूर्तियां बन रही हैं, तभी इसका नाम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हमें कहां देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के आसपास वाले इलाकों में। यहां पर जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो गांधार स्टाइल से अलग है। यहां पर मूर्तियां जो बनाई जा रही हैं उनके अंदर हमें ग्रेको रोमन एस्थेटिक्स का जो इंफ्लुएंस है कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ गांधार स्टाइल में ज्यादातर मूर्तियां जो बनी हैं वो भगवान बुद्ध की बनी हैं, भगवान बुद्ध की हमें ज्यादा मूर्तियां बनती हुई देखने को मिलती हैं। बट मथुरा स्कूल में हम क्या देखते हैं कि कुबेर, लक्ष्मी, साथ ही साथ शिव जी की, बुद्धा जी की, यक्ष, यक्षिणी, इन सब की मूर्तियां भी हमें यहां पर बनती हुई देखने को मिलती हैं। और जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, यहां पर ग्रे ब्लैक शिट स्टोन का इस्तेमाल करा जाता था, बट मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमें ग्रे ब्लैक पत्थर नहीं देखने को मिलते हैं। यहां येलो कलर के सैंडस्टोन या रेड स्टोन हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा का फोटो बना हुआ है, बहुत प्रॉपर तरीके से, प्यारे तरीके से। ग्रेको रोमन कल्चर या ग्रेको रोमन एस्थेटिक्स हमें नहीं देखने को मिलते। ये यहां पर जो है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ब्लैक ग्रे स्टोन से यह बना हुआ है। और आप इसमें देखिए जो बुद्ध के बाल दिखाए गए कैसे घुंघराले बाल हैं। तो ग्रेको रोमन कल्चर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि ग्रीस और रोम से यह इन्फ्लुएंस्ड है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या डिफरेंसेस है वो हमने यहां पर देखे। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा आपका टीचर स्कूल के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मैंने आपको बताया यहां पर फटाफट से। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं कब, कुषाणों के पीरियड के समय, कुषाणों के समय पर। अब देखो इस टाइम पीरियड पर जितना भी अभी तक हमने एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में देखा, कितने बड़े लेवल पर भैया अलग अलग डायनास्टीज हमें आती हुई देखने को मिली। कितने बड़े लेवल पर शुरुआत में शुंग आए, देन सातवाहन हुए, देन छेदी हुए, देन उसके बाद ये इंडो ग्रीक्स के लगातार इन्वेजन हो रहे हैं, फिर शक इंडो सिंथियंस आए, फिर उसके बाद कुषाण आए। साउथ इंडिया के अंदर भी हमें चोल, चेर, पंड्या देखने को मिले। इतने ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल के बावजूद भी हम क्या देखते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज होता रहा, अच्छे से प्रॉस्पेरिटी हमें देखने को मिली। आर्ट आर्किटेक्चर के अंदर उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला कि कैसे आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर भी वो एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इंडियन थीम्स के साथ, हिंदुइज्म के साथ और बुद्धिज्म के साथ ये जो फॉरेन एलिमेंट्स थे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए, जो कि हमें यहां पर देखने को मिलता भी है। और हमें पता लगता है कि इस टाइम पीरियड पर संस्कृत लिटरेचर का भी बहुत बड़े लेवल पर जो है डेवलपमेंट हुआ। तो हमने देखा शुंग डायनास्टी के समय पर कैसे पतंजलि ने योग सूत्रा लिखी। आगे चल करके हम देखेंगे कि इसी टाइम पीरियड पर महाभारत या रामायण को भी लिखा गया। तो इन सब महाकाव्यों के बारे में भी यहां पर हमें जानकारी पता चलती है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके गौतम भैया ने आपको इन डिटेल जाकर के पहले
शुंग डायनास्टी, उसके बाद सातवाहन डायनास्टी, देन उसके बाद हम लोगों ने छेदी डायनास्टी और साउथ इंडिया के अंदर चोल, चेर, पंड्यास के बारे में पढ़ा, इंडो ग्रीक्स, इंडो सिंथियंस और लास्ट में कुषाणों के बारे में पढ़ा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को देखा। सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वन शॉट के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर को किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल में फिलहाल क्या चल रहा है, आपके स्कूल में किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट्स में बताना और मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक करो। ये नोट्स आप नीचे जो है वेबसाइट का लिंक गिवन है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। तो अब आपके गौतम भैया मिलेंगे आपको अगले वीडियो के अंदर। कमेंट्स में जरूर बताना अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए एंड जरूर लिखना मोशन है तो भरोसा है। सो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन। लव यू ऑल।